नमस्ते। नेपाल में एक छोटी सी चिंगारी भड़की और देखते ही देखते पूरा देश जैसे आग की चपेट में आ गया। आज हम इसी बड़े राजनीतिक संकट की परतें खोलेंगे जिसने देश की नींव तक हिला दी। और इस संकट का सबसे बड़ा नतीजा, देश के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बात सिर्फ इस्तीफे तक नहीं रुकी। हालात इतने खराब हो गए कि देश के लोकतंत्र का मंदिर यानी संसद भवन उसे ही आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीर अपने आप में उस वक्त की भयावहता को बयां करती है। तो सवाल यही है ना, कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कैसे एक देश की राजधानी में इस कदर अराजकता फैल गई? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो देखिए, जब संकट अपने चरम पर था तो मंजर कैसा था। तारीख थी 9 सितंबर 2025। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनके 2 कैबिनेट मंत्रियों ने भी नैतिक आधार पर अपने पद छोड़ दिए। और उधर सड़कों पर क्या हो रहा था? गुस्साई भीड़ ने संसद, प्रधानमंत्री के घर और सिंह दरबार जैसे अहम सरकारी दफ्तरों पर धावा बोल दिया। तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। तो ये तो थी कहानी की क्लाइमैक्स। पर हर आग के पीछे एक चिंगारी होती है ना। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और सरकार के उस एक फैसले को देखते हैं जिसने पूरे देश में जैसे आग ही लगा दी। और वो चिंगारी थी सोशल मीडिया पर लगा बैन। जी हाँ, सरकार ने एक झटके में व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे 26 बड़े ऐप्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी। लोगों के लिए और खासकर नौजवानों के लिए ये सिर्फ एक ऐप पर बैन नहीं था, ये उनकी आवाज़ को, उनकी आज़ादी को दबाने की एक कोशिश थी। और देखिए कि ये चिंगारी कितनी तेजी से फैली। पहले दिन बैन लगा, अगले ही दिन काठमांडू की सड़कों पर जेनजी यानी युवा पीढ़ी उतर आई। बस 2 दिन और बीते और ये आग देश के दूसरे बड़े शहरों तक पहुंच गई। और सिर्फ 6 दिन के अंदर ये प्रदर्शन हिंसक झड़पों में बदल गए। नतीजा, 7वें दिन सरकार को घुटने टेकने पड़े और ये बैन हटाना पड़ा। लेकिन एक बात तो साफ है, सोशल मीडिया बैन तो सिर्फ एक बहाना था, एक चिंगारी। असली आग तो सालों से लोगों के दिलों में सुलग रही थी। तो अब वक्त है उस ईंधन को समझने का जिसने इस आंदोलन को इतनी ताकत दी। तो ये ईंधन क्या था? ये था सालों से जमा हो रहा गुस्सा। गुस्सा था सिस्टम में फैले करप्शन और भाई भतीजावाद के खिलाफ। एक ऐसी सोच कि काबिलियत की कोई कद्र नहीं, बस पहचान चलती है। गुस्सा था बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। और सबसे बढ़कर एक एहसास कि नेता तो अपनी ही दुनिया में मस्त है, उन्हें आम जनता की कोई परवाह नहीं। एक रिपोर्ट में किसी ने इस पूरी भावना को बस एक लाइन में कह दिया, कोई उम्मीद नहीं बची थी। सोचिए, जब उम्मीद ही खत्म हो जाए तो लोगों के पास सड़कों पर उतरने के अलावा और क्या चारा बचता है। लेकिन इस पूरे आंदोलन की, इस टकराव की एक बहुत भारी और जानलेवा कीमत भी चुकानी पड़ी। अब बात करते हैं उन हिंसक नतीजों की जो प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में सामने आए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 19 लोगों ने इस टकराव में अपनी जान गंवा दी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 19 जिंदगियां हैं जो हमेशा के लिए खत्म हो गईं। और जान गंवाने वालों के अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए। ये आंकड़ा हमें बताता है कि जमीन पर हिंसा का स्तर कितना भयानक और वाइड स्प्रेड था। सरकार ने भी हालात काबू करने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए। प्रदर्शनकारियों पर असली गोलियां तक चलीं, आंसू गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हुआ। काठमांडू और दूसरे कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। मतलब आम जिंदगी पूरी तरह से रुक गई। इतना ही नहीं, मीडिया की आवाज को भी दबाने की कोशिश हुई, पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया। तो प्रधानमंत्री जा चुके हैं, बैन हट चुका है। पर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नेपाल का भविष्य क्या होगा? अब आगे क्या? फिलहाल सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ कदम तो उठाए हैं। सोशल मीडिया से बैन हटा लिया गया है, प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी मंजूर हो गया। हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक कमेटी बनाने का वादा किया गया है और पीड़ितों को मुआवजे का भी ऐलान हुआ है। लेकिन ये तो सिर्फ फौरी राहत है। असली सवाल तो अब भी हवा में तैर रहे हैं। क्या जो नई सरकार आएगी वो लोगों का भरोसा जीत पाएगी? क्या ये आंदोलन सच में कोई बड़ा बदलाव लाएगा, या ये सब बस कुछ दिनों का उबाल था? और सबसे बड़ा डर, क्या देश में अस्थिरता का ये दौर अभी और चलेगा? और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल खत्म कर रहे हैं। क्या नेपाल के इतिहास में ये पल एक बड़े सुधार की शुरुआत के तौर पे याद रखा जाएगा, या फिर
और ज्यादा उथल-पुथल की एक नई शुरुआत के तौर पर? इसका जवाब तो खैर अब वक्त ही देगा।